हेलो दोस्तों, अभी हम लोग जो कि नए टैक्सेशन रूल के हिसाब से अभी अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने 2021 फाइनेंशियल ईयर के लिए न्यू टैक्स रिजिम दिया है, जिसके अंदर इंडिविजुअल और एचयूएफ को ना एक बहुत बड़ा रिलीफ बोल सकते हैं उन लोगों के लिए जो कि 80C वगैरह के अंदर अपना इन्वेस्टमेंट नहीं करते हैं। क्योंकि काफी लोगों का ये क्वेरी था, ये प्रॉब्लम था उनके साथ में कि हमें सैलरी मिलता है, आप लोग बोल रहे हो कि इन्वेस्ट कर दो। इन्वेस्ट करने से तो हमारे हैंड में कुछ बचता नहीं है, पैसा हमारे हाथ में नहीं बचता है खर्च करने के लिए। और अभी का जितना जो खर्चा लग रहा है उसमें हमारा इस सैलरी में इन्वेस्टमेंट करना पॉसिबल नहीं है, और हम लोग इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो आप हमसे टैक्स ले लोगे। तो इससे बेटर है आप ना ऐसा टैक्स रिजिम बनाओ जिससे हमें इन्वेस्ट भी नहीं करना पड़े और हमें टैक्स भी कम देना पड़े। इसके लिए अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने निकाला कि आप एक काम करो, फाइनेंशियल ईयर 2021 के लिए आपके लिए हम लोगों ने एक अच्छा स्लैब रेट निकाल के रखा है जो 2,50,000 से स्टार्ट होता था। स्टार्ट वहां से ही होगा, मतलब 2,50,000 तक आपका टैक्स तो नील जाएगा। पहले वाले में भी यही था कि 2,50,000 तक आपका टैक्स नील है, लेकिन जैसे ही 2,50,000 से अब हो जाता है तो पहले वाले में 5 लाख तक था 5%, ठीक है। उसके बाद में 5 लाख का इनकम से ज्यादा है तो उस पर लगता था 20%, और 10 लाख से प्लस यदि इनकम चला जाता था तो उस पे लगता था 30%। लेकिन अभी ध्यान दो जरा कि इन्होंने क्या किया कि 2.5 लाख पे नील रहेगा, नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपका 5%, फिर उसके बाद में जितना जितना 2.5 लाख बढ़ेगा इनकम उसके ऊपर आपको 5% टैक्स एडिशन करना है। जैसे अभी देखो, फर्स्ट तो ये देख लो कि ये पहले क्या था आपके टैक्स रूल में कि आपको ना ध्यान रखना है कि सामने वाला सीनियर सिटीजन है या सुपर सीनियर सिटीजन है। सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? जो 60 ईयर या 60 ईयर से प्लस है। सुपर सीनियर सिटीजन किसको बोलेंगे? जो 80 ईयर या 80 ईयर से प्लस है। पहले क्या था कि यदि आप 60 ईयर या 60 प्लस हो तो आपको 3 लाख का बेसिक लिमिट मिलता था, नॉर्मल केस में 2.5 लाख का मिलता है, लेकिन आपको 50,000 रुपए एडिशनल लिमिट मिलता था कि आपको 3 लाख रुपए पे टैक्स नहीं देना पड़े। और सुपर सीनियर के कंडीशन में था कि आपको 5 लाख से यदि कम आपका इनकम तो आपको टैक्स 0 देना पड़ता था। लेकिन इन्होंने बोला कि जो नया रूल हम लोगों ने निकाला है ना, आपके लिए इतना रिलीफ कर रहे हैं, तो इसमें हम लोग ना सबको एक ही वो मेजरमेंट से मेजर करेंगे, सारे को एक ही माप से मापेंगे कि सीनियर हो या सुपर सीनियर सिटीजन हो या फिर रेसिडेंशियल हो या नॉन रेसिडेंशियल, सबके लिए हम लोग ये एक ही तरह का डिजाइन करके रखा है टैक्स रूल। वो ही आपको फॉलो करना पड़ेगा। आपको कोई भी जो 3 लाख 5 लाख का बेनिफिट मिलता था सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में, वो आपको न्यू टैक्स रिजिम में नहीं मिलेगा। आपको नॉर्मल जो सीनियर सिटीजन नहीं है, नॉर्मल एसोसिएट, सेम वैसे ही आपको सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन के केस में टैक्स पे करना पड़ेगा, ठीक है। तो ये कैसे है? और एक चीज आप देख लो कि ये तो हो गया आपको कि जो सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर सिटीजन का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। पहले के केस में क्या था, यदि आप नॉन रेसिडेंशियल हो तो आपको सीनियर सिटीजन और सुपर सीनियर का बेनिफिट नहीं मिलता था। अभी उसमें ऐसा कुछ नहीं है, सबको सेम ही वो बोलते हैं ना कि माप से लेके उन्होंने मापा है कि सभी के लिए, भले ही रेसिडेंशियल है, भले ही नॉन रेसिडेंशियल, भले ही सीनियर सिटीजन है, भले ही सुपर सीनियर सिटीजन है, सबके लिए पहला 2.5 लाख तो 0 टैक्स, फिर उसके बाद में 2.5 लाख से और 5 लाख के बीच में कितना टैक्स? 5%। फिर जैसे ही 5 लाख से आपका इनकम ऊपर हुआ 7.5 लाख तक आपको 10%, मतलब जैसे ही 2.5 लाख बढ़ा तो आपका देखो 5% से बढ़ के कितना हो गया? 10%। और जैसे ही 7.5 लाख से ऊपर इनकम हुआ 10 लाख हुआ, कितना बढ़ा आपका इनकम? 2.5 लाख, और आपका टैक्स भी कितना बढ़ा? 10% से बढ़कर 15%। फिर 10 लाख से आपका इनकम बढ़ा 12.5 लाख तक, तो आपका टैक्स भी कितना हो गया? 15% लग रहा था आपका 10 लाख यदि आपका इनकम है तो। और जैसे ही आपका 2.5 लाख रुपए और बढ़ा तो आपको 5% का टैक्स और देना पड़ेगा। तो इसमें नॉर्मली यही है कि 2.5 लाख का तो आप स्टार्टिंग पकड़ के चलो कि आपको टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसके नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 5% देना है, उसके नेक्स्ट 2.5 लाख पे आपको 5 से और बढ़ जाएगा। तो 5 पहले लग रहा था, 5 अब, तो 10,
फिर उसके 2.5 लाख बढ़ गया तो फिर 5% बढ़ा दो 15%, फिर 2.5 लाख बढ़ गया तो आपको और 5% बढ़ा दो 20%, फिर 2.5 लाख बढ़ गया तो आपका 25% और फिर 2.5 लाख, ऐसे करके 15 लाख तक आपका लगेगा कितना 25%। जैसे ही 15 लाख से ऊपर जाएगा 30% टैक्स ब्रैकेट में आ जाओगे। और ये मैंने आपको बता ही दिया 60 ईयर और 60 प्लस का कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलने वाला है, सबको सेम ही रहने वाला है। अब ये कब मिलेगा, ये आपको इन्होंने बोला कि देखो आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, ये सब है ना बेनिफिट लेने के लिए आपको कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो एसएससी ने पूछा क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, तो इन्होंने बोला एक तो आपको ना लीव ट्रेवल कंसेशन मिलता था अंडर सेक्शन 10(5) में, कि मतलब आप घूमने जाओ, एयर से घूमने जाओ या रेलवे से घूमने जाओ, तो उसमें कंडीशन था एयर में आपका इकोनॉमिक क्लास का टिकट फ्री हो जाएगा, उधर रहने का वो सब फ्री हो जाएगा, खाने पीने का, तो वो सब एक पैकेज मिलता था। तो आपको एवरी 4 ईयर से ऐसा कुछ मिलता था कि आपको 4 ईयर से आप जाते हो तो आपको वो अलाउंसेज आपका टैक्स फ्री हो जाता था, वो आपको इसमें नहीं मिलेगा, आपको 10(5) का बेनिफिट नहीं मिलेगा न्यू टैक्स रिजीम में। मतलब आप यदि नए 115 बीएससी के अंदर जाते हो तो आपको 10(5) का बेनिफिट नहीं मिलेगा। सेकंड, आपको 10(13)A का बेनिफिट नहीं मिलेगा, जो कि एग्जम्पशन मिलता था आपको एचआरए के अंदर। आप ध्यान देना, एचआरए का आप कैलकुलेशन कर रहे थे, जितना एचआरए मिलता है, फिर रेंट पेड माइनस 10% ऑफ बेसिक प्लस डीए प्लस फिक्स परसेंटेज ऑफ कमीशन, फिर यदि आप मेट्रो सिटी में रहते हो तो 50% ऑफ आपका जो सैलरी है उसका, तो वो विच एवर इज लोअर, ऐसे करके आप एचआरए का कैलकुलेशन करते थे। एचआरए का जो बेनिफिट ले रहे थे, एग्जम्पशन ले रहे थे 10(13)A में, वो भी आपको नहीं मिलेगा, वो भी आपको त्यागना पड़ेगा, वो भी उसका भी सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। फिर 10(14) का कि आपका जो डेली जो नॉर्मल एक्सपेंस है, मीट टू जो ऑफिस का एक्सपेंस है, उसका बेनिफिट, वो अलाउंसेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा। लेकिन उसमें क्या कंडीशन है कि 3-4 अलाउंसेज मिल जाएगा। मतलब 10(14) का अपन बोलेंगे नहीं मिलेगा, लेकिन उसमें एक्सेप्शनल केस है कि आपको डेली अलाउंसेज मिलता है, वो मिल जाएगा, आपको कन्वेंस अलाउंस मिलता है, वो मिल जाएगा, जैसे ऑफिस वगैरह जाने के लिए ट्रांसपोर्ट अलाउंस मिलता है, वो मिल जाएगा। एक फिजिकली हैंडीकैप के लिए जो 3,200 का कुछ ऐसा कुछ अलाउंस मिलता है, वो भी मिल जाएगा। फिर आता है अपना 10(17) जो डेली अलाउंस या कंसिस्टेंसी अलाउंस रहता है इनके लिए, एमएलए एमपी के लिए, वो भी इसके अंदर नहीं मिलेगा। तो ध्यान देना कि 115 बीएससी का जो बेनिफिट लेना, जो इसको ऑप्शन को एक्सरसाइज करता है, जो भी एसएससी ऐसे बोलता है कि नहीं हमें तो न्यू टैक्स रिजीम में जाऊंगा, तो उसको क्या क्या त्यागना पड़ेगा, उसको क्या क्या सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, उसको 10(5) का जो लीव ट्रेवल कंसेशन है उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा, वो एग्जम्पशन नहीं मिलेगा। 10(13)A का एचआरए का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, उसको 10(14) का एग्जम्पशन नहीं मिलेगा, लेकिन मैंने 3 बताया वो सब मिलेगा। 10(17) का नहीं मिलेगा, एमपी एमएलए रहता है उनका डेली अलाउंस कंसिस्टेंसी अलाउंस वगैरह रहता है, वो नहीं मिलेगा। फिर 10(32) का आता है कि जैसे क्लब होता है इनकम, माइनर चाइल्ड वगैरह है उसका क्लब होता है, किसके अंदर, जो उसके गार्जियन वगैरह रहते हैं, पेरेंट्स होते हैं, उसके अंदर क्लब होता है, तो वो क्लब होने पे उसको 10(32) का एग्जम्पशन मिलता है, मतलब 1500 पर एनम का एग्जम्पशन मिलता है, वो भी नहीं मिलेगा यदि आप न्यू टैक्स रिजीम के अंदर जाते हो। तो 10AA का जो SEZ के अंदर आपने एक्सपोर्ट यूनिट बना के रखा है, तो उस पे जो 10AA का 15 ईयर के लिए आपके प्रॉफिट में, एक्सपोर्ट प्रॉफिट के अंदर आपको एग्जम्पशन मिलता था, वो नहीं मिलेगा। ठीक है। फिर जो सैलरी चैप्टर के अंदर अंडर सेक्शन 16 के अंदर आपको मिलता था प्रोफेशन टैक्स का, जो 2500 आपका प्रोफेशन टैक्स डिडक्ट होता है, उसका एग्जम्पशन मिलता था आपको सैलरी के अंदर से, वो नहीं मिलेगा। इंटरटेनमेंट अलाउंस का एग्जम्पशन मिलता था, वो नहीं मिलेगा। स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया रहता है, देखो पिछले 2-3 सालों से स्टैंडर्ड डिडक्शन दिया है 50,000 का, वो भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगा यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम सेलेक्ट किया है, आपने 115 बीएससी के अंदर सेलेक्ट किया है। तो एक अंडर सेक्शन 24B का आपको इंटरेस्ट का मिलता था, यदि आपने घर बनाया है या घर खरीदा है, उसके ऊपर आपने होम लोन लेके रखा है और उस पे आप इंटरेस्ट पे करते हो। सेल्फ ऑक्यूपाइड के केस में आपको 2 लाख का तक का बेनिफिट मिलता था, मतलब आपको यदि आपने
सेल्फ ऑक्यूपाइड है, आपने रेंट पे नहीं दिया मकान को, तो आपका नेट एनुअल वैल्यू 0 आता था और उसके अंदर से आपको 2 लाख का ये 24 अंडर सेक्शन 24 का बेनिफिट मिलता था, वो भी आपको न्यू टैक्स रिजीम के अंदर नहीं मिलेगा। और सपोज आप लेट आउट करते हो हाउस को लेट आउट करते हो और उसके अंदर आपको यदि लॉस आ जाता है तो आपको दूसरे हेड से भी एडजस्ट नहीं करने दिया जाएगा, उस लॉस को दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं करना दिया जाएगा। तो आपको क्या क्या बेनिफिट नहीं मिला, 10(5) के अंदर का जो ट्रेवल ये लीव ट्रेवल कंसेशन था वो नहीं मिला, 10(13)A का HRA का आपको नहीं मिला, 10(14) का आपको नहीं मिला, 10(17) का जो MLA MP को डेली अलाउंस वगैरह मिलता है वो नहीं मिला, 10(32) का नहीं मिला जो आपका क्लब होता है पेरेंट्स के अंदर चाइल्ड का माइनर चाइल्ड का इनकम क्लब होता है और उसमें 1500 का जो डिडक्शन मिलता है वो नहीं मिलेगा, एग्जम्पशन मिलता है वो नहीं मिलेगा। दूसरा 10AA का जो आपको एक्सपोर्ट बेनिफिट के ऊपर SEZ के अंदर आपने यूनिट लगाया तो उसका बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं मिलेगा। 24B के अंदर जो इंटरेस्ट का 2 लाख तक आपको मिलता है बेनिफिट वो नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 16 का जो सैलरी हेड चैप्टर है उसके अंदर 16 का जो इंटरटेनमेंट अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स का अलाउंस, प्रोफेशन टैक्स माइनस होता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन आपको बेनिफिट मिलता है वो भी इसके अंदर नहीं मिलेगा। फिर आपको और क्या नहीं मिलेगा, बिजनेस से रिलेटेड 32(1)(1)(A) का बेनिफिट नहीं मिलेगा, एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। नॉर्मल केस में आपको यदि आपने न्यू मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाया है, न्यू मशीनरी खरीदा है मैन्युफैक्चरिंग के लिए, तो आपको एडिशनल 20% का डेप्रिसिएशन क्लेम कर सकते थे आप, लेकिन न्यू टैक्स रिजीम के अंदर ये बेनिफिट नहीं मिलेगा। फिर 33AB टी रबर कॉफी डेवलपमेंट का जो 40% 60% वगैरह का बेनिफिट मिलता है वो आपको नहीं मिलेगा। जैसे आपने 40% कोई टी डेवलपमेंट वगैरह उसमें फंड में रेज किया तो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। 33ABA साइड रेस्टोरेशन का फंड का कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35 अंडर सेक्शन 35 जो साइंटिफिक रिसर्च के लिए कंट्रीब्यूट करते हो या ITI वगैरह के लिए, इंस्टीट्यूट वगैरह के लिए आप कंट्रीब्यूट करते हो, उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35AD स्पेसिफाइड बिजनेस के लिए आपको जो 100% का कैपिटल एक्सपेंस वगैरह के लिए आपको अलाउड होता है वो भी बेनिफिट इसके अंदर नहीं मिलेगा। 35CCC जिसके अंदर एक्सपेंस अपन एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए आपको 100% का बेनिफिट मिलता है वो भी इसके अंदर नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 57 इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर फैमिली प्लानिंग पेंशन अपने को मिलता है, जो आपको ध्यान है 15,000 पर एनम या 1/3 आपका पेंशन, तो उसका जो एग्जम्पशन मिलता है वो भी आपको इस यदि आपने न्यू टैक्स रिजीम लिया है तो बिल्कुल नहीं मिलेगा। फिर अंडर सेक्शन 80C to 80U भी आपको नहीं मिलेगा। तो आप देखोगे कितना सारा बेनिफिट आपको त्यागना पड़ेगा। आपको देखो स्टार्ट करो आप 10(5) का नहीं मिलेगा, 10(5) लीव ट्रेवल कंसेशन, आपको 10(13)A का HRA, फिर आपको 10(14) का नहीं मिलेगा, लेकिन 3 मिल सकता है, कन्वेंस का, ट्रांसपोर्टेशन का और आपका जो भी डेली वो क्या बोलते हैं ट्रांसपोर्टेशन के लिए कन्वेंस वगैरह के लिए एक्सपेंस करते हो वो मिलेगा। 10(17) का MLA MP को जो डेली अलाउंस कंसिस्टेंसी अलाउंस वगैरह मिलता है वो नहीं मिलेगा। 10AA का SEZ के अंदर आपको एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता है वो नहीं मिलेगा। 10(32) के अंदर आपका जो क्लबिंग इनकम होता है माइनर चाइल्ड के लिए आपको 1500 का पेरेंट्स को एग्जम्पशन दिया जाता है वो नहीं मिलेगा। आपको एडिशनल डेप्रिसिएशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आपको 33AB का बेनिफिट नहीं मिलेगा जो कि कॉफी रबर्स टी डेवलपमेंट वगैरह के लिए मिलता है। 33ABA का साइड रेस्टोरेशन का नहीं मिलेगा। 32AD जो कि अभी शायद लैप्स हो गया है, इन्वेस्टमेंट अलाउंस का भी नहीं मिलेगा। 30 अंडर सेक्शन 35 कंट्रीब्यूशन फॉर ये साइंटिफिक रिसर्च वगैरह के लिए वो भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। 35AD का जो स्पेसिफाइड बिजनेस होता है कोल्ड चेन फैसिलिटी, वेयर हाउसिंग ऑफ शुगर वगैरह, उन सब का भी आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा। 35CCC जो कि आपका एक्सपेंडिचर ऑन नोटिफाइड एग्रीकल्चर प्रोजेक्ट के लिए आप कर रहे हो उसका बेनिफिट नहीं मिलेगा। अंडर सेक्शन 57 जो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स के अंदर अपन बेनिफिट लेते हैं फैमिली प्लानिंग पेंशन का,
उसमें भी आपको बेनिफिट, उसका भी बेनिफिट नहीं मिलेगा। और आपको जो कि आप डिडक्शन लेते हो 80C to 80U, मतलब आप LIC वगैरह में इन्वेस्टमेंट करते हो, मेडिक्लेम वगैरह लेते हो, उन किसी का भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। लेकिन 2-3 चीजों का मिलेगा। जैसे आप 80CCD2 के अंदर एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन है, ये अपना NSC के अंदर, ध्यान रखना मैंने बताया था 80CCD2 जो कि कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन रहता है NSC के लिए 10% ऑफ आपका सैलरी प्लस DA, तो वो आपको बेनिफिट ले सकते हो। 80C to 80U नहीं मिलेगा, लेकिन 3 ऐसा एग्जाम्पशन है जो ले सकते हो। 80CCD2, दूसरा आपका मिलेगा 80LA, तीसरा आपको मिलेगा इसका 80JJA, मतलब जो न्यू एम्प्लॉय वगैरह हायर करते हैं 30% ऑफ टोटल वेजेज वगैरह, उसका बेनिफिट मिलेगा। फिर कि जो ऊपर हम लोगों ने बताया ना कि ये बिजनेस से रिलेटेड है, एडिशनल डेप्रिसिएशन वगैरह, इनसे रिलेटेड यदि कोई पिछले सालों में लॉस हुआ है और उसको हम लोग ब्रॉथ फॉरवर्ड लेके आ रहे हैं, तो न्यू टैक्स रिजिम हम लोग सिलेक्ट करेंगे ना, तो उस लॉस को हम लोग अभी एडजस्ट नहीं कर पाएंगे, वो हमारा लैप्स हो जाएगा। यदि हम लोगों ने न्यू टैक्स रिजिम लिया है तो AMT भी नहीं लगेगा, ठीक है। और इनकम फ्रॉम अदर, ये हाउस प्रॉपर्टी का मैंने बता ही दिया कि आप कैरी फॉरवर्ड नहीं कर पाओगे, ये लॉस दूसरे हेड से एडजस्ट नहीं होगा। और आपका जो मैक्सिमम डेप्रिसिएशन आप क्लेम करते हो नॉर्मली, यदि आपका 40% से ऊपर होता है और आप क्लेम करते हो, लेकिन यदि न्यू टैक्स रिजिम ले रहे हो तो आपको मैक्सिमम आपको कितना मिल सकता है, 40% का, ठीक है। तो अपना हो जाता है। फिर दूसरा ये होता है कि एसएससी कब ले सकता है, इसको न्यू टैक्स रिजिम को कब सिलेक्ट कर सकता है, कोई भी असेसमेंट ईयर के रिटर्न फाइल करने से पहले। रिटर्न फाइलिंग का ड्यू डेट रहता है अंडर सेक्शन 139(1) के अंदर, सपोज ऑडिटेड नहीं है तो उसका 31 जुलाई, तो उससे पहले ले सकता है, ठीक है। यदि कोई बिजनेस कर, और वो कभी भी नए वाले में जा सकता है और दूसरे साल में हो सकता है वो एग्जिस्टिंग जो अपना पुराना वाला स्लैब रेट है उसमें भी जा सकता है, लेकिन ध्यान रखना उसके पास में बिजनेस नहीं है। तो यदि कोई एसएससी है उसका बिजनेस नहीं है तो वो क्या कर सकता है कि इस साल सपोज उसने न्यू टैक्स रिजिम ले लिया और उसने नेक्स्ट ईयर के लिए देखा कि मेरे लिए बेनिफिशियल जो ओल्ड वाला था वो है, तो वो नेक्स्ट ईयर में ओल्ड वाला ले लेगा और उसके बाद में उसको लगेगा नहीं नया वाला अच्छा था मेरे लिए, तो वो नया वाला ले लेगा। मतलब वो चेंज कर सकता है एवरी ईयर, उसको बार बार में वो देना पड़ेगा कि मैं कौन से टैक्स रिजिम में जा रहा हूं। लेकिन यदि कोई बिजनेसमैन है, उसका बिजनेस और प्रोफेशन से इनकम है, तो उसको यदि उसने न्यू टैक्स रिजिम सेलेक्ट कर लिया तो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी, नेक्स्ट ईयरों के लिए भी उसका ऑटोमेटिक वो न्यू टैक्स रिजिम ही रहेगा, वो बाहर नहीं आ सकता। सपोज वो कोई भी वजह से बाहर आ जाता है और वो ओल्ड में चला जाता है, तो उसके नेक्स्ट ईयर में कभी भी अपने लाइफ टाइम में न्यू टैक्स रिजिम में नहीं आ सकता। तो ध्यान देना कि न्यू टैक्स रिजिम में यदि कोई बिजनेस और प्रोफेशन वाला एसएससी यदि सिलेक्ट करता है न्यू टैक्स रिजिम को, तो वो सब्सिक्वेंट ईयर के लिए भी न्यू टैक्स रिजिम के अंदर ही रहेगा। सपोज वो कोई भी वजह से यदि न्यू टैक्स रिजिम से वो बाहर आता है, तो वो फिर नेक्स्ट ईयरों के लिए वापस न्यू टैक्स रिजिम को सिलेक्ट नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये अपना, फिर उसके बाद में कि टीडीएस कैसे काटेगा, एम्प्लॉयर टीडीएस कैसे काटेगा। एम्प्लॉयर अपने आप से तो काटेगा नहीं, तो एसएससी को अपना पूरा बताना पड़ेगा कि वो कौन से टैक्स रिजिम के अंदर जा रहा है। यदि वो अपना पूरा भी जो भी उसको डिटेल देना है न्यू टैक्स के हिसाब से देगा, तो उसको न्यू टैक्स रिजिम के हिसाब से उस पर टीडीएस डिडक्ट होगा। और यदि वो पुराने स्लैब के अंदर जाना चाहता है तो पुराने के हिसाब से उसको एम्प्लॉयर को टैक्स डिडक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। फिर उसके बाद में है कि सरचार्ज वगैरह लगेगा क्या, 87A का रिबेट मिलेगा क्या, 87A का भी रिबेट मिलेगा और सरचार्ज वगैरह भी जैसे सेम उस पे लगता है ओल्ड रिजिम में, वैसा का वैसे ही न्यू टैक्स रिजिम में भी लगने वाला है। जो कि आपका 50 लाख से ऊपर जाते 10%, 1 करोड़ से ऊपर जाते 15%, 2 करोड़ से ऊपर जाते 25%, 5 करोड़ से ऊपर जाते 37%। जो अपना सरचार्ज का स्लैब है वही लगने वाला है, ठीक है। तो ऐसा था अपना न्यू टैक्स रिजिम।
और इसका मैंने बता ही दिया कि कोई भी लॉस वगैरह है आप वापस कैरी फॉरवर्ड नहीं कर सकते। और हाँ, जो स्पेसिफाइड इनकम, जो आप अपना बोलते हैं स्पेशल रेट से जो टैक्स होती है वो सेम का सेम ही होती रहेगी। जैसे 112A का इनकम है 10% से कैपिटल गेन, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन और शेयर्स, तो वो जो बोलते हैं ना कि 10% से टैक्सेबल है वो वैसे ही होता रहेगा। 111A का जो अपना 15% से टैक्सेबल होता है वो वैसे ही होता रहेगा। न्यू टैक्स रिजीम में भी फ्लैट रेट वही रहेगा। और ये कैजुअल इनकम उस पे 30% का स्लैब रेट है वही होता रहेगा। मतलब ये चीजों में चेंज नहीं है। जो चेंज है वो मैंने आपको बताया है कि आपका एक तो जो टैक्स लगने वाला स्लैब है वो चेंज हो जाएगा। पहले 2.5 लाख से ऊपर जाते ही 5% था, 5 लाख से ऊपर जाते ही 20% में चले जाते थे, 20% के ब्रैकेट में जाते थे। और 10 लाख से ऊपर जाते ही आप 30% के ब्रैकेट में आ जाते थे। लेकिन न्यू टैक्स रिजीम में क्या किया है, जैसे जैसे 2.5 लाख रुपए बढ़ता है वैसे वैसे 5% आपका टैक्स इंक्रीज होते जाता है। जैसे 2.5 लाख पे 0, 5 लाख होते ही 5%, 7.5 लाख होते ही 10%, 10 लाख होते ही आपका 15%, 10 लाख से 12.5 लाख होते ही आपका 20%, 12.5 से 15 लाख जाते ही आपका 25% और 15 लाख से ऊपर जाते ही आपका 30%। ऐसा अपना स्लैब रेट है। लेकिन इसके अंदर आपने को क्या क्या सेक्रीफाइस, और इसमें क्या क्या कौन कौन लोग कवर्ड है, इसमें सब लोग कवर्ड है। इसमें किसी को भी स्पेशल कोई रिलीफ नहीं दिया गया जैसे पुराने वाले में था। पुराने वाले में ऐसा था कि आप सीनियर सिटीजन हो तो आपको 2.5 लाख की बजाय 3 लाख के बाद में टैक्स भरना है। सुपर सीनियर सिटीजन हो तो आपको 5 लाख के बाद में टैक्स भरना है। इसमें बोला है कि नहीं, आपको ना सुपर सीनियर की छूट है ना सीनियर सिटीजन की छूट है। आप रेसिडेंशियल हो नॉन रेसिडेंशियल हो हमें कुछ नहीं पता, हमें 2.5 लाख के बाद में 5% टैक्स लेना है, 5 लाख के बाद में 10% लेना है, 7.5 लाख के बाद में 15% लेना है, 7.5 लाख के बाद में 10 लाख के बाद में हमें 20% लेना है, 12.5 के बाद में 25% लेना है और 15 लाख के ऊपर हमें 30% लेना है। और इसके पीछे हम लोग आपको ऐसे ही नहीं देंगे। अपने फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला हम लोग ये टैक्स स्लैब आपको ऐसे ही फ्री में नहीं दे रहे हैं, इसके पीछे हम लोग आपसे कुछ ले रहे हैं कि आप लोगों को यदि लिव ट्रैवल ये है कंसेशन है वो हम लोग आपको छूट नहीं देंगे, उस पर टैक्स लेंगे ही। आपको 1013A का HRA वगैरह मिलता है उसका एग्जाम्पशन लेते थे, आप पहले एंजॉय करते थे, उसका हम लोग एंजॉय नहीं करने देंगे। 1014 का एंजॉय नहीं करने देंगे। 1017 का MLA MP को डेली अलाउंस वगैरह मिलता था उसका कोई हम लोग आपको रिलीफ नहीं देंगे, उस पर भी टैक्स लगा देंगे। हम लोग 10AA का जो एक्सपोर्ट का बेनिफिट मिलता था वो भी नहीं देंगे। एडिशनल डेप्रिसिएशन का आपको बेनिफिट मिलता था वो भी हम लोग छूट नहीं देंगे इसके अंदर। जो ये सब छूट आपकी खा जाएंगे और उसके बाद में ये नया टैक्स रेट हम लोग आपको देने वाले हैं। तो मीन्स अब देखो बेनिफिट है या नहीं है वो हर एक एसएससी के ऊपर डिफर रहेगा। जिस एसएससी के ऊपर जिसके पास में ये क्लेम नहीं रहते हैं, टीसी वगैरह का क्लेम नहीं रहता है, वो किधर भी इन्वेस्ट नहीं करता है, उसके लिए शायद ये नया वाला टैक्स रिजीम अच्छा है। लेकिन ओवरऑल देखे तो अच्छा नहीं है ये केवल ऐसे पागल बनाने के लिए दिया हुआ है, ठीक है। लेकिन आपको तो अपने एग्जाम पर्पज से पढ़ना पड़ेगा, तो प्लीज इसको रीड कीजिए और ध्यान रखिए ये इंडिविजुअल और HUF के लिए है। अंडर सेक्शन 115 BAC के अंदर कवर्ड होता है और स्लैब रेट आपको 1-2 बार देखोगे ध्यान आ जाएगा। और स्पेशल रेट से जो टैक्स होने वाले थे, जो कि फ्लैट रेट से टैक्स होते हैं वो वैसे ही होंगे। कैजुअल इनकम 30%, 111A 15%, 112A आपका 10%, तो वो तो वैसे ही होने वाले हैं, उसमें कोई चेंजिंग नहीं है, ठीक है। और आपको जो भी जिसे पुराना AMT, हाँ कोई पूछेगा कि पुराना AMT का यदि कोई कैरी फॉरवर्ड हो रहा है तो लैप्स हो जाएगा भैया। फाइनेंशियल मिनिस्टर ने बोला है लैप्स हो जाएगा न्यू टैक्स रेजिम लेते ही, उसका बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा, उसको कैरी फॉरवर्ड करने को नहीं मिलेगा। आपके ऊपर AMT अप्लाई नहीं होगा तो फिर कैसे आप कैरी फॉरवर्ड करोगे। तो किसी ने बोला कि हमारे पास में है तो ठीक है, आप उसको पहले आपका यूज कर लो, उसके बाद में ले लेना, कभी भी ले सकते हो इसको कभी भी ले सकते हो, ऐसा नहीं है। इसको केवल दिया है कि फाइनेंशियल ईयर 2021 के बाद मतलब के अंदर से आप स्टार्ट करके कभी भी ले सकते हो, उसके बाद में कभी भी ले सकते हो। तो ये चीज है, जिसको भी जो बेनिफिट लगे तो वो ले सकता है। और 87A का कोई बोलता है कि रिलीफ मिलेगा नहीं मिलेगा आपको। सरचार्ज वगैरह लगेगा क्या, इसमें नहीं लगेगा तो लगेगा भैया, AMT नहीं लगेगा। TDS कैसे काटेंगे, एम्प्लॉयर सैलरी पे TDS कैसे काटेगा, आप जैसे बोलोगे वैसे काटेगा। आपको अपने
एसएससी को आपके अपने एम्प्लॉयर को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा, उसके अंदर बताना पड़ेगा कि आपको कैसे टैक्स कैलकुलेट करके टीडीएस काटना है, ये सब आपको बताना पड़ेगा, ठीक है। और इसमें आपको मैंने बता ही दिया, यदि किसी के बिजनेस है तो वो तो ऐसे कभी भी ऐसे नहीं वाइंड अप नहीं कर सकता, लेकिन किसी के पास में बिजनेस नहीं है, नॉर्मल सैलरीड पर्सन या इनकम फ्रॉम अदर सोर्स वगैरह है, तो वो कभी भी स्विच ऑफ करके दूसरे में जा सकता है, ओल्ड वाले में जा सकता है, ओल्ड वाले से नेक्स्ट ईयर में वापस आ सकता है। लेकिन बिजनेस वाले में ऐसा करेगा कोई, न्यू टैक्स रिजिम लेके ओल्ड में जाएगा तो वो फिर वापस ओल्ड से न्यू में नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो अपना कवर्ड होता है ये पूरा अपना 115 बीएससी, बहुत छोटा सेक्शन था, केवल थोड़ा सा ध्यान रखना है आपको कि ये डेप्रिसिएशन वगैरह नहीं क्लेम होगा, और 80C2 80U भी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन 80LA मिल जाएगा आपको, 80JJA मिल जाएगा आपको, 80CCD2 मिल जाएगा, ठीक है। तो थैंक यू वेरी मच, आपको समझ में आ गया होगा, एक दो सम आप सोल्व करोगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। मेरे को जैसे ही टाइम मिलता है मैं आप इसके ऊपर या बेसिक कॉन्सेप्ट अपना इनकम टैक्स का है उसके ऊपर जितने भी सम्स है वो सारे सोल्व करा दूंगा, ठीक है। तो देखते रहिए, प्लीज अप्रिशिएट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, यही बस हमारा सब कुछ है। थैंक यू वेरी मच।